नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है पिता का दिया हुआ तोहफा टूटने पर गुस्से में आकर एक बहू ने अपनी सास को इतना मारा कि उनकी हड्डियां तोड़ दीं। फिर ननंद ने भी सिखाया अपनी भाभी को ऐसा तगड़ा सबक कि उसके होश ठिकाने आ गए। एक बुजुर्ग औरत बेहोशी की हालत में अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है इस बात का कोई आभास ही नहीं था, क्योंकि वह तो जब से अस्पताल में लाई गईं तब से लेकर अब तक बेसुध ही लेटी हुई थीं। और उनके वार्ड के बाहर एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसके साथ में एक लड़का भी था जो उसे संभाल रहा था। दरअसल उस लड़की का नाम दिया था और जो अंदर बेड पर लेटी हुई थी वह बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि जिया की माँ थी। और जो लड़का जिया को शांत कर रहा था वह जिया का पति था। और जिया की माँ की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिसके कारण वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। और अभी तक वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि अचानक उसकी माँ को ऐसा क्या हो गया। 3 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रहने के बाद जिया की माँ रामवती जी को वार्ड में शिफ्ट किया गया। जिया और उसका पति वार्ड के ही बाहर बैठे हुए थे कि तभी अंदर से रामवती जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बार बार वह बस यही बात कह रही थीं। और क्योंकि वह शांत नहीं लेट रही थीं, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और वह फिर से बेहोश हो गईं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने जिया को बताया था कि आपकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। इस उम्र में इन्हें इतनी चोट लगी कैसे और इन्हें किसने इतनी बुरी तरह मारा है। यह सब सुनकर जिया भी चौंक गई और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? किसी ने माँ को मारा है? डॉक्टर बोले, हाँ, और आपकी माँ को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है, क्योंकि उनके पैर की हड्डी 2 जगह से बिल्कुल टूट गई थी और इस उम्र में दवाइयों से वह ठीक कर पाना असंभव था, जिसके लिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। जिया और उसका पति सुदेश दोनों यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि इस उम्र में रामवती जी को किसी ने इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी हड्डियां तक टूट गईं। लेकिन इतनी बूढ़ी औरत को आखिर कोई क्यों पीटेगा, और वह भी इतनी बुरी तरह से? इस बुजुर्ग महिला की भला किसी से क्या दुश्मनी थी? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। रामवती जी अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थीं। रामवती जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी तो काफ़ी समय पहले कर दी थी। फिर अभी 1 साल पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी की थी। इसके बाद एक हादसे में उनके पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद रामवती जी का और कोई सहारा नहीं था, तो वह अपने बेटे और बहू के साथ ही रहा करती थीं। वह भी सभी माँ की तरह अपने बेटे और बहू को बहुत प्यार करती थीं और हमेशा ही यह सोचती कि वह अपनी बेटी और अपनी बहू में कभी कोई फ़र्क ना करें। लेकिन उनकी बहू का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। रामवती जी रोज़ ही घर का सारा काम किया करती थीं, लेकिन आज रामवती जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत तो उनकी 2-3 दिन से ठीक चल ही नहीं रही थी, पर फिर भी
बेचारी जैसे तैसे घर का काम निपटा दिया करती थी। लेकिन आज आज उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो उन्होंने अपनी बहू का या अपने घर का कोई काम नहीं किया। जब वह उठी तो उन्हें खाट में लेटे लेटे भी चक्कर आ रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ देकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लाकर दवाई दे दे ताकि मैं उठकर घर का कुछ काम देख सकूं। बेटे ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि दवाई का सुना ही नहीं। इधर उनकी बहू, जब उसने रामवती जी को अभी तक बिस्तर में पड़े हुए देखा तो वह किसी घायल शेर की तरह उन पर दहाड़ती हुई आई और बोली, महारानी अभी तक खाट में पड़ी है। तेरे कमरे में घड़ी लगी हुई है ना? फिर भी तुझे टाइम नहीं दिखता क्या? यह कोई टाइम है अभी तक सोने का? हे भगवान, जाने कैसी सांस मिली है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है इसका। जब देखो तब बस बहाने बनाकर पड़े रहना चाहती है। अरे, अगर तू यहाँ खाट में पड़ी रहेगी तो यह सब घर का काम क्या कोई भूत प्रेत आकर करेंगे? घर के काम करने के नाम पर तो तुझे मौत आती है। और अगर अपनी बेटी के ससुराल जाने की बात आ जाए तो तू बिल्कुल ठीक हो जाती है और फटाफट अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। तू तो बिल्कुल ठीक हो जाती है तब। लेकिन मैं तुझे ज़रा काम करने के लिए क्या कह दूं, तू तो बिल्कुल ही मर जाती है। तेरा यह सब ड्रामा मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। चल अब उठ और घर का काम निपटा। रामवती जी ने बहू से कहा, बहू, तू ऐसा क्यों सोचती है? मैंने तुझ में और जिया में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। जैसे जिया मेरी बेटी है वैसे ही मैंने तुझे भी अपनी बेटी की ही तरह माना था। लेकिन मेरी बेटी जिया मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती जैसा तू मेरे साथ करती है। फिर भी मैं तो हमेशा ही यह कोशिश करती हूँ कि तुझे मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, लेकिन तुझे कभी मेरी कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। तुझे यकीन नहीं आता तो मेरा माथा छूकर देख ले कि मुझे कितना तेज बुखार है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कब का उठकर यह सब काम निपटा देती। इतने पर रामवती जी की बहू संजना बोली, हाँ हाँ, ज्यादा लेक्चर मत दे, बड़ी बीमार है तू। उनका माथा छूती हुई बोली, अरे, इतना तो शरीर का तापमान वैसे भी रहता ही है, पर तुझे तो बहाने चाहिए। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि यहाँ खड़े होकर तुझे समझाती रहूं। और भी बहुत काम है। जाकर किचन का काम देख ले। अभी घर में साफ सफाई भी नहीं हुई है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज तेरी वजह से बच्चे भूखे ही जाएंगे। जब तक मैं आऊं तब तक घर का काम निपटा देना। इतना कहती हुई संजना अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गई और रामवती जी, जिनकी उठने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन घर में काम भी फैला पड़ा था, जिसके कारण ना चाहते हुए भी वह हिम्मत करके उठीं और घर का काम निपटाने लगीं। जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने घर का, किचन का, खाने पीने का काम निपटाया। पर जब वह साफ सफाई कर रही थीं तो उन्हें चक्कर आ गया, जिससे वहां रखा हुआ एक वॉच टूट गया और रामवती जी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ीं और वहीं गिरी पड़ी रहीं, क्योंकि उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आई
तो उसने आकर देखा कि उसकी सास चौक में बेहोश पड़ी हुई है और कांच का वह वाश जो उसके पिता उसके लिए विदेश से लेकर आए थे वह वहीं टूटा पड़ा है। उसे देखते ही संजना तिलमिला गई और वहां रखा हुआ जग, पानी से भरा हुआ जग, अपनी सास के मुंह पर उड़ेल दिया। बेचारी पहले से ही बीमार थी और अब बहू ने जैसे ही उनके मुंह पर पानी उड़ेला तो वह होश में आई। जैसे ही वह हाथ बढ़ाती हुई उठने लगी कि उनकी बहू ने एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर जड़ दिया और बोली, इतना महंगा वाश तोड़ दिया, इसके पैसे क्या तेरा बाप देगा या तेरा मरा हुआ पति आसमान से पैसे बरसाएगा? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तुझे पता भी है इसकी कीमत। अगर मैं तेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा भी बेच दूं ना तो भी यह वाश नहीं खरीद सकती। और तूने इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया। तुझे पता भी है मेरे पापा मेरे लिए कितने प्यार से यह तोहफा लेकर आए थे। मैंने इसे इतने दिनों से इतना संभाल कर रखा था, लेकिन तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। इतना कहते हुए उसने जैसे ही अपनी सास को एक और थप्पड़ मारना चाहा, वैसे ही अपनी बहू का उन्होंने हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तूने मुझे घर का काम करने के लिए कहा ही क्यों? जब मैं अपना शरीर नहीं संभाल पा रही तो मैं तेरे सामान को क्या संभालती? तुझे अपने पिता के लाए हुए इस कांच के बर्तन की इतनी परवाह थी, लेकिन तूने एक बार भी मेरे माथे से निकलते हुए खून को देखकर भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं। तुझे तो बस अपने गिफ्ट की पड़ी है। कितनी निर्दयी और स्वार्थी है तू। आज तक मैं बस यही सोचती रही कि शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह रही है जो तुझे मैं अपनी बेटी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि तुम जैसी औरत के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तब भी तू मेरी बेटी नहीं बन सकती। तू इतनी स्वार्थी है कि तुझे अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और खबरदार, जो आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो आज पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूँ। आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हिम्मत करके रामवती जी ने इतनी सारी बातें अपनी बहू संजना को सुना दी, लेकिन संजना भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। अपनी सास की बातें सुनकर तो वह और ज्यादा तिलमिला गई और अपना हाथ झटक कर अपनी सास से हाथ छुड़ाते हुए बोली, अच्छा, अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी तू? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? बहुत पंख निकल आए हैं तेरे। कुछ ज्यादा ही उड़ रही है बुढ़िया आजकल। आज देख मैं तेरा क्या हाल बनाती हूँ। तू मुझसे मरने की भीख मांगेगी, पर मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगी। इतना कहकर घर में रखा हुआ लोहे का वाइपर उठाया और अपनी सास को पीटना शुरू कर दिया। वाइपर के डंडे से वह अपनी सास को पीटने लगी। बेचारी रामवती जी अपनी बहू का हाथ तो उन्होंने हिम्मत करके पकड़ लिया, पर उनके बूढ़े शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह इस लोहे के डंडे का सामना कर पाती। संजना उन्हें पीटती रही और जब वह निढाल होकर वहीं गिर गईं, तब जाकर संजना को सुकून मिला और अपनी सास की ओर उंगली दिखाती हुई बोली, आज के बाद अपनी औकात में रहकर बोलना
और आज का यह दिन कभी मत भूलना, क्योंकि तेरी इस घर में यही औकात है। आज के बाद अगर मुझसे पंगा लिया तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। आया समझ में? और संजना इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। संजना अपने कमरे में बैठकर नेल पेंट लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संजना ने एक दो बार डोरबेल को अनसुना किया। उसने सोचा कि रामवती जी उठकर दरवाज़ा खोल देंगी, लेकिन रामवती जी की हालत इतनी बदतर थी कि वह उठ भी नहीं पा रही थीं। जब कई बार बेल बजती रही तो संजना झुंझलाती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंची और दरवाज़ा खोलती हुई बोली, आ रही हूँ। कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है जो ज़रा देर सब्र नहीं किया जा रहा? इतना कहती हुई संजना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और उसने दरवाज़ा खोलकर उसने जो सामने देखा, उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। एक पल के लिए तो संजना बिल्कुल बुत बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने उसकी ननद जिया खड़ी थी अपने पति के साथ। जिया का पति एक पुलिस इंस्पेक्टर था, जो कि आज बिना बताए जाने कैसे संजना के घर आ धमके। वैसे तो संजना की ननद जिया अधिकतर ही घर पर अकेली आया करती थी, और जब भी आती थी तो अपने भैया भाभी को फ़ोन पर एक दिन पहले ही सब बता दिया करती थी कि भाभी मैं आ रही हूँ। लेकिन इस बार तो ना ही जिया ने फ़ोन पर कुछ बताया और ना ही वह अकेली आई थी। उसके साथ उसका पति भी आया था, और वह भी अपनी यूनिफॉर्म में। संजना उस पल कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि चौक में उसकी सास बेहोश पड़ी हुई थी और दरवाजे पर उसकी ननद और उसका पुलिस वाला पति खड़े थे। संजना क्या करे क्या नहीं, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। आज की कहानी में बस इतना ही। ये था कहानी का पहला भाग। कहानी का दूसरा भाग जानने के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर आपको कहानी का पहला भाग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।